नमस्कार दोस्तों, आपके अपने काउंट क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके लिए रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाली 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, मैं उनको बता दूँ, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है साथियों, 2011 से लेकर अब तक 2022 तक जितने भी रीट भर्ती के पेपर करवाए हैं, उन सभी पेपरों का हम साथियों प्री पेपरों का व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो साथियों, प्रीवियस पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है प्रीवियस पेपर के लिए, तो साथियों आज ही चैनल को ज्वाइन कर ले। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जितने पेपर बनाए गए उनमें से साथियों ये हमारा मनोविज्ञान का तीसरा पेपर है, और इससे पहले हमने 2 पेपर डाल दिए हैं। इसके अलावा साथियों हिंदी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनके पेपर भी आपको एनालिसिस करवा दिया गया है। तो प्ले लिस्ट में आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, वो है साथियों, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है डिसलेक्सिया। साथियों डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, ये सभी क्या हैं, अधिगम अक्षमता का एक प्रकार हैं। और साथियों अधिगम अक्षमता का प्रश्न भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अधिगम अक्षमता का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो वो किस किया था साथियों, सैमुअल क्रिक ने। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए, सैमुअल क्रिक ने अधिगम अक्षमता या अधिगम असमर्थता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो साथियों ये जो आपको हम उत्तर लेकर आ रहे हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की है उस आधार पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर गलती होने की कतई गुंजाइश नहीं है। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैनल को आज ही ज्वाइन कर ले। साथियों चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि वीडियो तब भी डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, कुंठ कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तनाव, कुंठा, चिंता या द्वंद्व। तो साथियों कुसमायोजन की अगर बात करें तो विशेष रूप से जो निर्णय लेते हैं वो किस समय लेते हैं। तो साथियों डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द्वंद्व के समय आप विशेष निर्णय लेने के लिए पहुंचते हैं कुसमायोजन में। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, JP गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। तो ये है और नहीं है, इन पर थोड़ा हमको ध्यान रखना है साथियों। यहाँ से हम इस प्रश्न को पूरा नहीं पढ़कर गलत भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो इसका सही उत्तर हमको बताना है साथियों। पहला ऑप्शन है चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है चिंतन में समानुभूति सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न, चौथा प्रश्न पूछा गया है साथियों, ये इससे पहले भी एग्जाम में एक बार आया था। जो ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, तो इसे क्या बोला जाता था साथियों, क्लाइन फेल्टर संलक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नर लक्षण, डाउन्स लक्षण। तो ये आपको बताना है साथियों। जिसका जो सही उत्तर है वो है डाउन्स लक्षण। जो ट्राइसोमी 21 है, 21 है, इसको डाउन्स लक्षण कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो पिछली बार प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि डाउन्स लक्षण किसे कहते हैं, तो उसमें ट्राइसोमी 21 आंसर था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है, क्योंकि साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पेपर बनाए जाते हैं वो अक्सर ऐसे प्रश्नों को बार बार रिपीट करती हैं, जो आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति, विशेष कक्षाएं। तो जो प्रतिभाशाली के लिए प्रासंगिक नहीं है वो हमको बताना है साथियों। तो पाठ्यक्रम में समृद्धि ये भी है, श्रेणी में उन्नति ये भी सही है, और विशेष कक्षाएं उसके लिए होनी चाहिए। तो साथियों जो नहीं है वो है उपचारात्मक अध्यापन। जो प्रतिभाशाली बालक है उसके लिए उपचारात्मक अध्ययन करवाना जरूरी नहीं है। और साथ ही उपचारात्मक अध्ययन का मतलब ये होता है कि कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान। और साथ ही प्रतिभाशाली बालकों की पहचान यही होती है कि ये समस्या समाधान स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बी ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका करेक्ट आंसर माना था, रियल में भी यही है साथियों। तो नेक्स्ट जो हमारा छठा प्रश्न है वो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला
मनोवैज्ञानिक कारक है। तो हमको बताना साथियों कौन सा प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है स्वास्थ्य, उम्र, जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। ये सीखने में प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। स्वास्थ्य और उम्र, जेंडर ये मायने नहीं रखती, परिपक्वता कोई मायने नहीं रखती, विषय वस्तु का अर्थपूर्णता ये मायने नहीं रखती। साथियों अभिप्रेरणात्मक और संवेगात्मक जो अवस्था है ये सीखने का एक प्रभावित कारक माना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों अधिगम से संबंधित ही पूछा गया है और प्रश्न है हमारा अधिगम का अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था। वोल्फगंग कोहलर ने, जीरोम ब्रुनर ने, मार्टिन सेलिगमैन ने, एरिक एरिक्सन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। साथियों जो अंतर्दृष्टि सूझ का जो सिद्धांत दिया वो दिया था वोल्फगंग कोहलर। ठीक है, वोल्फगंग कोहलर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों एक बार जो रीट भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न भी आया था कि अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है सूझ का वोल्फगंग कोहलर ने दिया था, तो इसमें किसका प्रयोग किया। तो वहाँ पर चिंपाजी ऑप्शन में था। ठीक है, चिंपाजी। तो इसने जो प्रयोग किया था चिंपाजी पर किया था और उसका नाम सुल्तान रखा गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो हमारा अधिगम से संबंधित ही पूछा गया है और प्रश्न है अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। इसमें अंतिम चरण बताना है साथियों। पहला ऑप्शन है तार्किक क्रम का अनुसरण, दूसरा ऑप्शन है संप्रत्यय एवं नियमों का ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है निष्पादन सत्यापन और चौथा ऑप्शन है क्रियाविधि का प्रदर्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है निष्पादन का सत्यापन। सबसे जो अंतिम चरण है वो होता है निष्पादन का सत्यापन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है साथियों 9वां जो हमारा प्रश्न है वो पूछा गया है कि समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग का मौलिक रूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रायड, कॉर्स रोजर्स, जीन पियाजे। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है साथियों हमको बताना है। तो 9वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है साथियों सिगमंड फ्रायड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई थी साथियों इसमें रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करते हुए, तो वो था सिगमंड फ्रायड। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है निम्न में से कौन सा थांडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। तो जो हिस्सा नहीं है सीखने के नियम का वो हमको बताना है। तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो साथियों सीखने के नियम की अगर बात करें तो थांडाइक ने दिए थे। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया कि सीखने के नियम जो है वो किसने दिए, थांडाइक ने। तो इसमें जो हिस्सा नहीं है इसमें साथियों तत्परता है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, लेकिन साहचर्य है जो इसका साथियों नियम नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 3 नियम ही बताए थे, आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला हमारा जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा लक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। इसमें भी जो नहीं है वो बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है बोध स्तर, दूसरा ऑप्शन है प्रदर्शन स्तर, तीसरा ऑप्शन है स्मृति स्तर, चौथा ऑप्शन है चिंतन स्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। साथियों जो शिक्षण के स्तर हैं वो 3 ही हैं, जो नहीं है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर है साथियों जो 11वां प्रश्न है हमारा, इसका सही उत्तर है प्रदर्शन स्तर। प्रदर्शन स्तर हमारा इसमें शिक्षण स्तर में नहीं आता साथियों। जो ब्लूम महोदय है उन्होंने बोध, स्मृति और चिंतन ये 3 प्रकार के स्तर बताए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जो साथी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए वो है जो एलन है, एलन महोदय डॉट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई। तो साथियों शिक्षण विधि भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे, 5-5 तो प्रत्येक सब्जेक्ट में मिलेंगे साथियों। और साइकोलॉजी में आपको यहाँ से कम 8 या 10 प्रश्न शिक्षण विधि से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो शिक्षण विधि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों एलन महोदय ने जो एलन है जिसने कौन सी विधि प्रतिपादित की थी, इसका जो करेक्ट उत्तर है वो हमको बताना है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है
दल शिक्षण। जो एलन महोदय है उसने दल शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा 13वां प्रश्न है साथियों, वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा में जो साथियों 3 महत्वपूर्ण जो घटक हैं वो हमको बताने हैं। अधिगम पुरस्कार संतुष्टि, आवश्यकता अंतर्निहित प्रोत्साहन, अभिप्रेरण लक्ष्य प्रतिपुष्टि, उपलब्धि अनुमोदन और संबंधन। तो साथियों अभिप्रेरणा के जो प्रमुख घटक हैं वो भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पूछा जाए तो साथियों वो है आवश्यकता। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आवश्यकता होगी तभी अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। उसके बाद में अंतर्निहित है साथियों, चालक होना जरूरी है, प्रोत्साहन एक उद्दीपक होना जरूरी है। तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? तो जो बाह्य अभिप्रेरण है वो हमको बताने कौन से ऑप्शन है। उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा, पुरस्कार। तो साथियों जिससे हमको बाह्य अभिप्रेरणा मिले वो हमको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है डी ऑप्शन। पुरस्कार एक ऐसा है साथियों अभिप्रेरणा का माध्यम जिससे बाहरी अभिप्रेरणा मिलती है। बाकी चिंता है, आकांक्षा है, उपलब्धि की आवश्यकता है, ये सभी क्या हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा का रूप मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है वो है साथियों, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। तो उपलब्धि परीक्षण के लिए विश्वसनीयता जरूरी है, मूल्यांकन जरूरी है, वैधता जरूरी है, वस्तुनिष्ठता जरूरी है। इनमें से जो जरूरी नहीं है साथियों वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है साथियों मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है उपलब्धि परीक्षण में कोई जरूरी नहीं है। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन इसमें मूल्यांकन का कोई भूमिका नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है साथियों हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या से संबंधित प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? 2001 में, 2005 में, 2004 में, 2008 में। तो साथियों राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की अगर बात करें तो ये NCF, ठीक है, NCF की फुल फॉर्म है अगर हिंदी में देखी जाए तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसका जो जिस वर्ष प्रस्तावित हुई थी वो आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है। 2005 में ये प्रस्तावित हुई थी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और NCF की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये भी एग्जाम में कई बार आ चुकी है, तो आपको ये याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न है ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो साथियों नहीं ऐसे संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, खासकर आपको साइकोलॉजी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन है उपलब्धि, दूसरा ऑप्शन है सतत, तीसरा ऑप्शन है नैदानिक, चौथा ऑप्शन है उपचारात्मक। तो जो जरूरी नहीं है साथियों वो आपको बतानी है, लेकिन इसमें उपलब्धि भी जरूरी है साथियों, ये भी सही है। सततता भी जरूरी है, लगातार ये निरंतर चलते रहनी चाहिए आकलन प्रक्रिया। निदानात्मक, इसमें समस्या की खोज होना जरूरी है। और उपचारात्मक, तो उपचारात्मक में इसमें समस्या समाधान भी जरूरी है। तो ये चारों जो ऑप्शन है साथियों बिल्कुल सही हैं। तो इसमें जो नहीं है ये प्रश्न बिल्कुल गलत पूछा गया था इसमें, इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साथियों आपको क्या मिला है, इसमें बोनस मिला है। ठीक है, तो इसमें आपको बोनस मिलेगा। तो ये प्रश्न थोड़ा गलत पूछा गया था, इसलिए इसमें जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आपको बोनस दिया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों वो पूछा गया है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है? क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। तो इसका हमको सही उत्तर बताना है साथियों। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य होता है साथियों वो होता है परिवर्तन, रूपांतरकारी। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? कार्योटाइप, RNA, एलेल या ऑटोसोम्स।
तो जो कहा जाता है वो हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो है एल। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है साथियों सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित, देखो ये दोबारा पूछ लिया, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। तो साथियों इसका ऑप्शन है फैलिक अवस्था नहीं है, एनल अवस्था नहीं है, ईडीपस कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं है, या लेटेंसी अवस्था नहीं है। तो साथियों मनोलैंगिक की जो अवस्था है वो 5 प्रकार की हैं। 5 अवस्था बताई है सिगमंड फ्रायड ने, वो 5 अवस्था आपको याद होनी चाहिए। तो फैलिक, एलन और लेटेंसी ये सब अवस्था इनकी है, लेकिन एडिपस कॉम्प्लेक्स इसकी अवस्था नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। फिर से नहीं है का प्रश्न पूछा गया। स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण, व्यवस्थापन। तो जो नहीं है वो बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अधिग्रहण, क्योंकि जो जीन पियाज है उसने एक सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इसमें स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आत्मसातीकरण का किया था, व्यवस्थापन का किया था। तो जो अधिग्रहण है इससे संबंधित ये नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारे साथ 22वां नंबर का प्रश्न है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पूछा गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो साथियों सिद्धांत से संबंधित अगर हम बात करें तो आपको यहाँ कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। तो सारे सिद्धांत आपको याद होने चाहिए, और जिस भी साथी को सिद्धांत याद नहीं है तो साथियों आपको हमारे चैनल पर जो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है जितने भी, उसमें हमने 74 महत्वपूर्ण सिद्धांत करवाए हैं। तो जो भी साथी हमारे वो 74 सिद्धांतों को देखना चाहता है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो साथियों इन 74 सिद्धांतों को आप जाकर देखिए, काफ़ी आपको व्याख्यात्मक एनालिसिस करवाया शॉर्ट में, बिल्कुल वो आपके याद हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी क्लास है, तो आपको उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों और इनको देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो जो प्रश्न पूछा गया वो है जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है नैतिक विकास सिद्धांत आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हमको साथियों बताना है। तो इसका सही उत्तर है साथियों नैतिक विकास सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलरबर्ग। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और आपको ये भी याद रखना साथियों, अभी जो पहले प्रश्न आया था ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो हो सकता है अगला पेपर 2025 का हमारा जो है इसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए, तो इनको याद रखना हमको साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नता को निम्न के द्वारा समझाया जाता है। संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, अभिक्षमता में अंतर। तो इसका जो सही उत्तर है वो बताना है। तो 23 जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो है अभिक्षमता जो है उसमें अंतर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है बाल विकास से संबंधित, और उसमें पूछा गया है कि बाल विकास में वातावरण की भूमिका रिक्त स्थान के द्वारा सही रूप से प्रतिबिंबित होती है। तो किसके द्वारा प्रतिबिंबित होती है। तो दोस्तों स्वभावगत प्रवृत्ति द्वारा, व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, आदत का निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है आदत निर्माण, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया है साथियों वो भी विकास से संबंधित है। उसमें पूछा गया है कि विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो बताओ साथियों, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें साथियों अगर देखा जाए तो विकास के प्रारूप पूर्वानुमान होते हैं, तो ये बात तो सही है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ये भी कथन सही है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, तो ये भी कथन सही है। जो सही नहीं है वो विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से होती है, तो इसमें समान नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो हमारा 26वां प्रश्न पूछा गया है वो है साथियों कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण की नैदानिक निदान के लिए वैध है, जो मतलब सही है।
तो इसमें MMPI है, 16 PF है, EPPS है, या TAT है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है MMPI। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और 16 PF जो माफनी बताई थी, वो 16 PF माफनी किसकी थी, ये आपको कमेंट करना है। साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना कि 16 PF माफनी आप ये जो है किसने लिखी थी या किसने दी थी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा कौन सा सिद्धांत, फिर सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमने डाल रखी है क्लास, उसको आप ज़रूर देखें साथियों। ज़्यादा बड़ी नहीं है, शॉर्ट में आपको लॉजिकल तरीके से वहाँ समझाया गया है। तो इसमें जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया, या सॉरी किस स्टर्नबर्ग ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो कौन सा है। तो द्विकारक सिद्धांत है, बहुकारक है, त्रिआयामी है, पदानुक्रम है। तो 27वां हमारा प्रश्न है साथियों, इसमें हमको बोनस मिला था। ठीक है, बोनस मिला है क्यों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो ये ऑप्शन दिए हैं तो इनमें से चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो स्टर्नबर्ग ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो इसका सही उत्तर इसमें नहीं है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। जाटोला सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, ड्राए मैन परीक्षण। साथियों L1 और L2 के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास हैं। तो दोनों के लिए साइकोलॉजी आपको 30-30 नंबर की आपको पेपर में देखने को मिलेगी। तो साथियों काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप इनको देखें और पेपर का एक अनुभव लगा सकते हैं कि किस तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर बनाती है, और इस आधार पर आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके जो सही उत्तर है साथियों वो है भाटिया बैटरी। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी इसका उत्तर सही, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो 29वां हमारा प्रश्न है साथियों वो भी अच्छा प्रश्न है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। फिर से नहीं है ये प्रश्न पूछा गया है। सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। तो जो नहीं है वो बताना है साथियों। इसका करेक्ट जो उत्तर है वो आपको मैं बता दूं साथियों, अधिगम समानता ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है व्यक्तिगत भिन्नता में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों 30वें नंबर का, ये हमारा प्रश्न भी अच्छा प्रश्न पूछा गया था, लेकिन सिद्धांत से संबंधित है। देखो, व्यक्तित्व का शील गुण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया। जिसने नहीं किया वो हमको बताना है। पॉल कास्टा, रॉबर्ट मैक्रेक, रेमंड कैटल, हैंस आइजैक, गार्डन ऑलपोर्ट। तो साथियों जिसने प्रतिपादित नहीं किया ये सिद्धांत वो है पॉल कास्टा, रॉबर्ट मैक्रे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी कैटल महोदय, आइजैक महोदय और ऑलपोर्ट, तीनों ने ये सिद्धांत बताया था व्यक्तिशील गुणों के सिद्धांत। ठीक है, जिनमें अलग अलग अवस्था बताई वो आपको याद होनी चाहिए। तो साथियों 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। इन 30 प्रश्नों में साथियों आपको ये प्रश्न कैसे लगे ये आपको बताना है कमेंट करके। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो साथियों चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। आपके लिए आने वाली वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर जाएं आपको वीडियो कैसी लगी।